So in the previous class or previous to previous, we were discussing message passing, and message passing is basically part of our synchronization, how synchronization will happen. And we know in distributed computing, synchronization is not equal to synchronization of uniprocessor. And we have left here that is group addressing. So we know whenever we want, we have a replica of a copy, or there are a multiple server that can serve us. So there is a three-way of a communication that is come under the group communication. One is a one-to-many, another is a many-to-one, and last is a many-to-many. तो मैनी टू मैनी अगर हम बात कर रहे हैं तो वो अपना ये दोनों को इंक्लूड कर लेता है. सो वन टू मैनी मीन्स है कि एक सेंडर होगा और मल्टीपल सर्वर है दैट कैन सर्व द रिक्वेस्ट. एंड मैनी टू वन मीन्स है कि मल्टीपल सेंडर है और ओनली वन रिसीवर विल सर्व द रिक्वेस्ट. और मैनी टू मैनी है जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें मल्टीपल सेंडर है और मल्टीपल रिसीवर है. तो अभी हमारा मतलब अगर हम मैनी टू मैनी कंप्लीट कर लेंगे तो ये दोनों भी कंप्लीट हो जाएगी. तो जब हमें वन टू मैनी और मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन करना हो तो बेसिकली वी कैन यूज ईदर मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट. अगर हम यूनिकास्ट करेंगे तो हमें ये कि n नंबर ऑफ मैसेजेस भेजना पड़ेगा हमारे कर्नल को. So instead of sending a one message, if our system provides for a multicast or broadcast facility, then in that case, instead of sending a n message, our kernel will send the one message to a group. So अभी जो हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन है इसमें हमारे दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं, एक क्लोज ग्रुप और एक ओपन ग्रुप. क्लोज ग्रुप में है कि जो मतलब मैसेज होगा वो विथ इन द ग्रुप ही होगा. आउटसाइड मेंबर कैन नॉट सेंड अ मैसेज. तो अगर हम एक कोई कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं देन वी विल यूज अ क्लोज ग्रुप. एंड इफ मल्टीपल वी आर नॉट सॉल्विंग अ common problem, everyone is trying to serving it, then we can use a open group, so in which anyone can send a message to a group. So now we will come to this. तो that I have told you कि अगर हम unicast करेंगे तो we have to send the n packets, and broadcast और multicast करेंगे तो एक ही मैसेज भेजना पड़ेगा. अब जब हम ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पर इशू ये आता है कि हमारे जो मैसेज है वो कैसे डिलीवर हो. अगर मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन है या वन टू मैनी कोई भी कम्युनिकेशन है तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जो दो प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो सेम ऑर्डर में एग्जीक्यूट करें. ठीक है. अब वो जो ऑर्डर है दैट कैन बी यू कैन से देयर इज अ थ्री वेज to execution a particular request which is receiving from the multiple sender. So उसके लिए हमारे पास three semantics है, that is absolute ordering, then consistent ordering, and last is a causal ordering. So absolute ordering में हम क्या चाहते हैं कि जितने भी रिसीवर है वो उसी ऑर्डर में मैसेज एग्जीक्यूट हुए जिस ऑर्डर में उनको सेंड करें. ठीक है. तो जैसे इस वाले एग्जांपल में आप देख रहे हो कि वी हैव अ टू सेंडर एंड टू रिसीवर, सो इट इज अ मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन. और अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन इफ यू लुक इट, सो फर्स्ट सेंडर 2 हैज सेंड द मैसेज, देन सेंडर 1 हैज सेंड द मैसेज. तो इट मीन्स कि रिसीवर 1 और रिसीवर 2 जो है पहले मैसेज 2 को एग्जीक्यूट करना चाहिए बट देन मैसेज 1 को एग्जीक्यूट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेंडिंग टाइमलाइन. अब सेंडिंग टाइमलाइन मीन्स क्या है कि दोनों सेंडर और रिसीवर की क्लॉक सिंक्रोनाइज होगी और वो क्लॉक में टाइम स्टैम्प होगा.
तो जिसका टाइम स्टैम्प कम होगा रिसीवर उस मैसेज को पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो वो जो है वो तभी पॉसिबल है जबकि हमारी सेंडर और रिसीवर की क्लॉक सिंक्रोनाइज हो। तो इस वाले एग्जांपल में अगर हम देख रहे हैं तो इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं है, although एग्जीक्यूट होना चाहिए पहले M2 ऑन द बोथ मशीन एंड देन M1, बट देयर इज अ नो ऑर्डरिंग। तो इससे हमारा क्या होगा, डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि किसी एक अकाउंट से पैसे निकालो, दोनों बोल रहे हैं, और एक बोल रहा है कि रिसीव करो, एक बोल रहा है कि डिडक्ट करो, तो दोनों में सेम ऑर्डर होना चाहिए, अदरवाइज देयर मे बी इनकंसिस्टेंसी। तो अब इसके लिए हम एक एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग यूज करते हैं। वो जब भी यूज कर सकते हैं जब दोनों की क्लॉक सिंक्रोनाइज हो। कभी भी टू मशीन की क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं होती है ड्यू टू द ड्रिफ्ट रेट, और वहाँ पे कुछ एक मैकेनिज्म होता है, इसके कारण दोनों की क्लॉक जो है सिंक्रोनाइज नहीं होती है। तो बेसिकली एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग इज नॉट पॉसिबल, बट स्टिल इन एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग बेसिकली क्लॉक शुड बी सिंक्रोनाइज। तो अब इस वाले टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग T1 का टाइम स्टैम्प कम है और T2 का टाइम स्टैम्प ज्यादा है, और T1 ने मैसेज M1 भेजा है और T2 ने मैसेज M2 भेजा है। ठीक है, तो T1 का जो टाइम स्टैम्प कम है तो रिसीवर 1 और रिसीवर 2 पहले मैसेज 1 को एग्जीक्यूट करेंगे, देन मैसेज 2 को एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा डेटाबेस कंसिस्टेंट रहेगी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। But the problem is our clock is not synchronized. Both sender will send a time stamp. और दोनों की सेम टाइम स्टैम्प मतलब सिंक्रोनाइज होगी तभी उनकी यूनिक टाइम स्टैम्प आएगी, अदरवाइज टाइम स्टैम्प यूनिक नहीं आएगी। तो एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग इज नॉट अचीव, कैन नॉट बी अचीव इन द केस ऑफ multicast or in the case of distributed computing. So then we will come to the consistent ordering, that is a weaker than the एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग। तो कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग में हम क्या बोलते हैं कि एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्लोबली हमारी क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं होती है, तो हम वीकर जो कंसिस्टेंसी है वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका मीन्स है कि मैसेज किसी भी ऑर्डर में डिलीवर हो और किसी भी ऑर्डर में रिसीव हो सेंडर को, बट दोनों जिस भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे वो सेम होना चाहिए। लाइक इस वाले एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर T1 का टाइम स्टैम्प लेस देन है T2 से, और T1 जो मैसेज भेज रहा है वो M1 भेज रहा है। तो इट मीन्स अगर इस टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग देखो तो T1 शुड एग्जीक्यूट मैसेज 1 शुड बी एग्जीक्यूट बिफोर दैट M2, बट दोनों मशीनें क्या कर रही है, पहले M2 एग्जीक्यूट कर रही है देन M1 एग्जीक्यूट कर रही है। तो दैट इज वाई वी आर सेइंग कि इस केस में क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ सेंडिंग कुछ भी हो बट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन शुड बी सेम। अगर ऐसा होगा तो हमारा जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो ये कॉजल कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग कैसे हम अचीव करते हैं उसके लिए एक एबीकास प्रोटोकॉल है, और अदरवाइज देयर इज अ बिफोर दैट एबीकास प्रोटोकॉल देयर इज अ वन मशीन विच गिव्स अ सीक्वेंस नंबर। तो एक मशीन है जो कि एक्ट करती है एज अ मैनेजर, और जब भी मुझे कोई एक मैसेज भेजना होगा तो आई विल आस्क व्हाट शुड बी द सीक्वेंस नंबर आई शुड गिव। वंस इट विल बी कंफर्म देन दैट सीक्वेंस नंबर विल बी यूज्ड। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही होगी, अगर सिंगल मशीन है तो देयर मे बी अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर वो मशीन ही फेल हो जाएगी तो जो मेरा पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है वो फेल हो जाएगा। That is why this algorithm we don't use, in which there is a one sequencer which assigns the sequence number to each message. तो फिर हमारे पास एक दूसरा प्रोटोकॉल है, दैट इज अ एबीकास्ट प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि सेंडर जब भी एक मैसेज भेजना चाहता है तो उससे पहले वो एक टेम्परेरी सीक्वेंस नंबर असाइन कर देता है और वो सारे मेंबर्स को भेज देता है उस ग्रुप में। और जब सारे मेंबर्स को वो नंबर मिलता है या वो मैसेज मिलता है तो ईच मेंबर विल प्रपोज इट्स ओन सीक्वेंस नंबर बेस्ड ऑन दिस फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज अ मैक्सिमम ऑफ एफ मैक्स। एफ मैक्स मीन्स कि जो नंबर जिस नंबर पर अभी तक पूरा ग्रुप एक बार एग्री हो गया था, मीन्स प्रीवियस एग्रीड नंबर।
and Pmax is a number which it has proposed latest message, मतलब जो उसने सबसे लेटेस्ट अभी तक प्रपोज करा है वो हमारा Pmax है। तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा उसमें से फाइंड आउट करके +1 करेगा, और I इसका खुद का मेंबर आईडी होगा, और N इज द नंबर ऑफ मैसेजेस, नंबर ऑफ नोड्स इन अ मल्टीकास्ट और अ ब्रॉडकास्ट। तो इसके अकॉर्डिंग वो एक प्रपोज नंबर भेजेगा, और जो सेंडर है उसको ये मैसेज हर रिसीवर से मिल जाएगा। उसके बाद रिसीवर क्या करेगा, इसमें से जो मैक्सिमम नंबर होगा वो सारे रिसीवर को अगेन भेज देगा कि आई एम कंफर्मिंग दिस मैसेज। सो यूजिंग दैट व्हाट हैपन, देयर विल बी अ यूनिक सीक्वेंस नंबर विल बी अचीव्ड विदाउट यूजिंग अ क्लॉक। इज इट ओके? समझ आ गया कि हम जो है कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग कैसे करेंगे। उसके लिए हम एक मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक हम सीक्वेंस नंबर भेजेंगे, हर मेंबर एक सीक्वेंस नंबर प्रपोज करेगा, उसमें से एक मैक्सिमम नंबर जो भी होगा उस पर सारे जो भी मल्टीकास्ट के मेंबर हैं वो एग्रीड हो जाएंगे, तो वो जो नंबर होगा वो यूनिक नंबर होगा। ठीक है, कोई बैठा है क्लास में? कौन? अच्छा, वेदांत। वेदांत समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो दिस इज क्लियर। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग जो है हमको कई बार नेसेसरी नहीं होती, इवन द वीकर सिमेंटिक कैन आल्सो बी एक्सेप्टेबल। सो इसमें क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशंस होती है जिसमें कि हमारी जो कॉजुअल ऑर्डरिंग है वो भी एक्सेप्टेबल होता है इंस्टेड ऑफ कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग। तो बेसिकली कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग, कॉजल ऑर्डरिंग क्या होती है? हाँ, कॉजल ऑर्डरिंग बेसिकली इट इज डिपेंड ऑन हैपेंड बिफोर रिलेशन। अब हैपेंड बिफोर रिलेशन क्या होता है? हैपेंड बिफोर रिलेशन होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल प्रोसेसेस दैट आर रनिंग ऑन अ मल्टीपल डिवाइसेस, and in each machines there are multiple process, or you can say the events of a process are executing like here, कि भाई ये मेरा एक प्रोसेस है, इसमें पहले एक कोई एक इवेंट, या आप बोल सकते हो कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ ए, फिर इंस्ट्रक्शन बी, फिर इस वाली पे कोई एक इंस्ट्रक्शन, ऐसे मेरे डिफरेंट मशीन्स पर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब यहाँ पर दो चीज हो सकती है, एक तो ये है कि एक इवेंट हो कि मैंने एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा और उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा, बट मुझे सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना, तो ऐसा भी हो सकता है कि I will send some message from one machine to the another machine, so this is called the send message। तो बेसिकली टू इवेंट्स होती है किसी भी मशीन पर, एक तो वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा और एक हो सकता है कि वो मैसेज भेजेगा, इन द केस ऑफ यू कैन से ग्रुप कम्युनिकेशन। तो अभी क्या है कि हम ये बोलते हैं कि पहले हम हैपन बिफोर रिलेशन अंडरस्टैंड करें टू अंडरस्टैंड द कॉजल रिलेटेड। तो कॉजल रिलेटेड मीन्स है कि हमारे को ये जरूरी नहीं है कि हमारे जो different machine should be a consistent event of order execution of a machine is a consistent means कि दोनों मशीन पर एक ही ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो, वो हमारे को जरूरी नहीं है, उससे वीकर सिमेंटिक भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हैपन बिफोर रिलेशन ये कहता है कि अगर किसी प्रोसेस पर दो इवेंट हो रही है, लाइक हियर ए और बी, तो ए इज अ हैपन बिफोर द बी, like C and D. If these events on the same process, then obviously ये वाली इवेंट इससे पहले होगी। तो हैपन बिफोर रिलेशन को हम इस वाले डायग्राम से शो करते हैं। जस्ट अ मिनट। So you can say by looking this कि A is a happen before B, and you can also say
कि C is a happen before D because they are executing in the same process. तो सेम प्रोसेस में अगर आपकी ये हमारी टाइमलाइन है तो ऑब्वियसली आपकी C पहले एग्जीक्यूट हुई है, देन D एग्जीक्यूट हुई है, देन E एग्जीक्यूट हुई है, देन F. ये तो आप कह सकते हो. और साथ ही में अभी हमें क्या करना है, इन जो ये मैसेजेस है बेसिकली इनको हमें टाइम स्टैम्प देनी है. ठीक है, तो अभी टाइम स्टैम्प देने के लिए अब एक तो हमने बता दिया कि अगर ये प्रोसेस सेम ही मशीन पर है तो ये इवेंट पहले होगी, इसकी कुछ टाइम स्टैम्प होगी, इसकी बाद की होगी. तो ये विद इन द प्रोसेस विद इन द मशीन तो ऑब्वियसली इसकी टाइम स्टैम्प कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी. और अगर एक मैसेज सेंड है और एक मैसेज रिसीव है तो सेंड की टाइम स्टैम्प कम होगी इंस्टेड ऑफ रिसीविंग. तो यू कैन से कि B is a happened before C and D is a happened before F. ठीक है. Apart from that, you can also find out the happened before relation using a time transitivity. तो transitivity means क्या है कि आप बोलो कि A is a happened before B and B is a happened before the C. So you can say A will be happened before C. So like that we can find the messages or we can find the events that are that can be that is a happen before or concurrent events. Like here you look at this is given. So basically कि अगर हमें हैपन बिफोर रिलेशन फाइंड करना है तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं. और किसी प्रोसेस पर दो इवेंट एग्जीक्यूट हो रही है तो ऑब्वियसली जो इवेंट पहले एग्जीक्यूट हो रही है वो बाद में एग्जीक्यूट हो रही है उससे बाद में ही होगी, तो उसका टाइम स्टैम्प बाद वाली से कम होगा. और अगर कोई सेंड और रिसीव मैसेज है तो सेंड इवेंट का मैसेज टाइम स्टैम्प कम होगा बेस्ड ऑन द बिफोर द रिसीवर मैसेज. और उसके बाद हम ट्रांजिटिविटी रिलेशन भी फाइंड करेंगे. सो तो ये सारे जो जिससे हम ये फाइंड करेंगे दैट इज कॉल्ड द हैपन बिफोर. ठीक है. और उसके अलावा जो भी इवेंट बचेगी दैट आर कॉल्ड द कॉन्करेंट इवेंट. तो वो इवेंट हमारी कॉन्करेंट एग्जीक्यूट हो सकती है. तो लाइक इन दिस फिगर वी कैन फाइंड आउट कि दीज आर द हैपन बिफोर रिलेशंस. तो आपने बोला कि ये तो हमने वैसे दो रूल के अकॉर्डिंग फाइंड कर दिया और उसके बाद आप ट्रांजिटिविटी रिलेशन से और भी इवेंट फाइंड करोगे जो कि हैपन बिफोर होगी. कैन यू नेम व्हाट आर द अदर इवेंट्स जो कि हैपन बिफोर होगी, रिलेशन है उनमें. यस. एनी गेस? आयुष नहीं बोलोगे तो अच्छा, एग्जाम अपने आप देना. आई कांट डू एनीथिंग. तो ठीक है, अब आप ट्रांजिटिविटी रिलेशन से और इवेंट फाइंड करोगे, फिर उसके बाद जो भी इवेंट बचेगी दैट इज कम अंडर द कॉन्करेंट इवेंट. तो लुक एट हियर. सो यूजिंग दैट it can be seen that these are the events are happen before relations. P1 and P3 में देखोगे that A is a event. This is order A, D, C, D, B, C, D. All event are sending of M1, D, F. Combining this relation, we may also say that for A and F, it can be quoted that not all events are related in the relation. For example, A और E और EE दोनों जो है हमारे हैपन बिफोर रिलेशन नहीं है. इट मीन्स दैट कैन बी एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली. और क्यों नहीं है? क्योंकि देयर इज अ नो चेन ऑफ मैसेज इंटरवेनिंग बिटवीन देम. वी कैन से दैट सच ए एंड दैट आर नॉट ऑर्डर्ड बाय एनी कॉन्करेंट इवेंट दैट कैन बी एग्जीक्यूट इज अ कॉन्करेंट इवेंट. तो ये हमारा हैपन बिफोर रिलेशन है. इस जो रिलेशन है इसका अभी हम थोड़ा कल और देखेंगे, बट बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, इससे जो मेरे इवेंट्स का ऑर्डर रिसीव होता है दैट इज अ पार्शियल ऑर्डर होता है. टोटल ऑर्डरिंग मुझे पता नहीं लगती है. तो टोटल ऑर्डरिंग को अचीव करने के लिए हम वेक्टर क्लॉक यूज करते हैं. तो वेक्टर क्लॉक के लिए हमारी ये वाला जो मेथड है, ये वाली एल्गोरिथम है CB कास्ट, वो यूज करते हैं. और दिस इज CB कास्ट. तो इसमें बेसिकली ये है कि जो मैंने अभी पहले बताया हैपन बिफोर दैट इज रिलेटेड विद द पार्शियल ऑर्डर,
और इससे हम टोटल ऑर्डर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसके लिए क्या एल्गोरिथम है कि हर प्रोसेस के पास एक एरे होगी, उसका साइज जो है जितने नंबर ऑफ मेरे मेंबर्स एंड ग्रुप कम्युनिकेशन वो साइज होगा, और जब भी कोई एक मैसेज प्रोसेस भेजेगा टू द अदर प्रोसेस तो वो क्या करेगा, अपना जो एक इवेंट है उसका नंबर बढ़ा लेगा, और जब रिसीवर को कोई भी एक मैसेज मिलेगा तो रिसीवर ये चेक करेगा, तो यहाँ पर बेसिकली रिसीवर ये चेक करेगा कि मैंने अभी तक जो भी उस सेंडर का मैसेज देखा है उससे +1 उसका नंबर होना चाहिए। उससे ये इंश्योरेंस ही हो जाती है कि सेंडर ने कोई मैसेज मिला है, भेजा है, और वो मुझे मिला है या नहीं मिला है। तो अगर नहीं मिला तो इट विल नॉट डिलीवर दैट मैसेज टू द इट्स प्रोसेस, तो इट विल डिले। और अदर प्रोसेसेस का वो देखता है कि और जितने भी मेरे अदर्स मेंबर हैं उनका जो नंबर है वो लेस देन और इक्वल टू रिसीवर होना चाहिए। उससे ये कंफर्मेशन हो जाता है कि रिसीवर को वो सारे मैसेज मिल गए हैं जो कि सेंडर को मिले हैं। ठीक है, तो आई मतलब जो खुद का भेजने वाला है और जे ऑल अदर है। तो लाइक इट यू लुक एट दिस एग्जांपल, यहाँ पर इनिशियल मेरी ये वाली कंडीशन है। अब इस प्रोसेस ने एक कोई इवेंट हुई सेंड की, तो इसने अपना जो नंबर है वो 4 बना दिया और बाकी जो है एज इट इज कॉपी कर दिया। अब जो ये है ये इन तीनों को डिलीवर करेगा। तो जब इसको ये वाला नंबर मिलेगा तो व्हाट दिस विल लुक इट कि जो मुझे मिल रहा है ये 4 है और ये 3 है, तो रिसीवर विल लुक इट कि मेरा जो नंबर है आर, यू कैन से RI+1 इक्वल्स टू सेंडर आई होना चाहिए। तो इससे ये इंश्योरेंस हो जाएगी कि भाई मेरे को वही नंबर, मेरे को अभी तक जो भी सेंडर ने मैसेज भेजे हैं वो मिल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं सेंडर का 4 है और रिसीवर का 3 है, तो 3 + 1 4, इट मीन्स इट इज एक्सेप्टेबल एंड रिमेनिंग ऑल शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू दिस, नॉट ग्रेटर देन। सो यूजिंग दैट वी कैन फाइंड द टोटल ऑर्डर। तो ये सारे लेस देन है, दैट इज व्हाई इट विल बी डिलीवर्ड टू दिस। अब यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ देखोगे कि रिसीवर का नंबर 2 + 1 3 हुआ और इसका खुद का 4 है, तो इट विल नॉट रिसीव, इट मीन्स सम मैसेज इज इन channel which is not received by this receiver, so it will delay this message until it receives the vector with 3 2 5 1 value, like that. Similarly here if you come, so you will look at this is the 3 + 1 4, so it will accept, but it will look at the remaining number, तो ये 2 है, less than or equals 2 है, ये 4 है और ये 5 है। So what we are saying कि this sender J is a less than or equals to receiver J, तो sender J is a less than है क्या receiver J से, yes or no? Sender J is a less than or equals to receiver J or not? इसका भी आंसर नहीं है, तो नहीं है, that is why it will not deliver and it will hold this message for a some time. So this is our causal ordering using a CBCAS protocol. So in the 2-day lecture we have seen that absolute ordering, consistent ordering and causal ordering and happened before relationship. So there will be a one question on the causal ordering, that is happened before or this vector clock. This is all okay. The other thing you people were asking how to write term paper. So regarding this, what you have to do, you have to write the, you can write, choose these topics: edge computing, fog computing, resource management, multi-cloud distributed, or cloud resource management using machine learning and deep learning algorithms, machine learning, deep learning based auto scaling. This is the my topics. ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी एक टॉपिक चूज कर सकते हो या आप खुद भी बता सकते हो, बट दैट टॉपिक इज नॉट लाइक अ नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इट शुड बी स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है,
or like I have said that two student can work on a particular topic. So these are the my suggested topic. You can choose your own topic also. तो बट आप उसका टाइटल मुझे क्लियरली स्पेसिफाई करोगे। और अगर कोई एक टॉपिक है जिसपे 2 स्टूडेंट काम कर रहे हैं तो एक दूसरा ग्रुप भी उसको चूज कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पे 3 से ज्यादा ग्रुप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही होगा कि आप जो भी लिखोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी अ कॉम्पिटिटिव होगा। यू शुड राइट इन योर वर्ड्स। तो अभी जैसे मैं इसका एक आपको एक दो एग्जांपल बताती हूँ जो मेरे स्टूडेंट ने लिखा है टर्म पेपर। सो लाइक दैट यू लुक एट हियर। बंद हो गया क्या? एक तो ये पेपर है जिसमें इस बच्चे ने मेजरली नेचर इंस्पायर्ड मेटा ह्यूरिस्टिक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन अ क्लाउड का एक सिस्टमेटिक रिव्यू करा है। तो बेसिकली यही है कि जो भी नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम है उसका उन्होंने स्टडी करी कि उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और किन किन लोगों ने क्या क्या काम करे हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। तो इन्होंने जैसे सबसे पहले ये बताया कि एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन मीन्स कि अभी हम बोल रहे हैं कि इन क्लाउड है, ठीक है, और नेचर इंस्पायर्ड मेटा ह्यूरिस्टिक है। तो मेरे को नेचर इंस्पायर्ड मेटा ह्यूरिस्टिक के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा और क्लाउड के बारे में बताना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट इट इज रिटन हियर। और उन्होंने उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करा, तो उसमें जो है हमने ये जो नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम है उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करा और उसमें डिफरेंसेस बताया कि इनमें क्या डिफरेंसेस होता है। फिर उसके बाद डिफरेंट पेपर पढ़ा और उनका एक पैराग्राफ में ये लिखा कि उसने क्या काम करा है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। सिमिलरली फिर इसने यहाँ पे ये इसको और स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये एल्गोरिथम है, इसने ये ऑब्जेक्टिव को मिनिमाइज करा है। और उसको फिर इन्होंने यहाँ पे एक टेबल में और इलोबरेट कर लिया कि ये इसका ये रेफरेंस है, ये ईयर है, ये कौन से ऑब्जेक्टिव पे काम करा है, क्या इसका ये है। और उसके बाद यहाँ पर एक एल्गोरिथम में डिफरेंट जो, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक एल्गोरिथम यूज़ करी थी, तो इन्होंने बता दिया कि इन्होंने ये सिलेक्शन मेथड लिए, ये क्रॉस ओवर लिया, ये म्यूटेशन लिया। और एंड में ये इन्होंने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है तो कौन से रेफरेंस पेपर ने कौन से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करा है। और उसके बाद इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ बताया कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड, और डिस्कशन कि ये लोगों ने ये काम करा है, हम इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद कंक्लूजन और रेफरेंसेस है। So this is the one paper, and another paper I have also, so that I just want to tell you that is just model. You may use a different. ये है इन्होंने करा कि वर्चुअल मशीन प्लेसमेंट टेक्निक जो है क्लाउड में, उससे रिलेटेड इन्होंने करा। तो वही एब्स्ट्रैक्ट है। फिर अगर वर्चुअल मशीन है तो वर्चुअल मशीन टेक्निक के बारे में बताएंगे, फिर उनसे रिलेटेड कौन कौन सी एल्गोरिथम्स है, और वर्चुअल मशीन प्लेसमेंट है तो फिजिकल मशीन, जो भी मतलब वॉट एवर भी यू वॉन्ट टू इलोबरेट इन इंट्रोडक्शन यू कैन डू। एंड उसके बाद यू कैन कैटेगराइज क्लासीफाई वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। सो इन्होंने फिर इसको कैटेगराइज करा और QoS बेस्ड है, पावर बेस्ड एल्गोरिथम्स है, then challenges you have to write, and related work. She has read these papers, she has written what are the drawback or what are the advantage or what we can improve. एंड एट द एंड में टेबल बनाते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि स्पेस लेता है और क्लियरली विजिबल होता है पर्सन्स को कि व्हाट आर द पीपल हैज डन एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस। तो बेसिकली जो ऊपर लिखते हो थोड़ा वर्ड्स में होता है और नीचे थोड़े छोटे कम वर्ड्स में यू स्पेसिफाई दिस।
Then performance metric she has explained and conclusion. ठीक है, अभी कोई doubt? So these are the my suggested topic, and now I am extending your date is till Friday. So till Friday you choose this, and these are the two reference paper I have shown, and this is I have chosen or I have found that you can work over it. ठीक है, बंद करें फिर, आप लोगों के पास तो कुछ होता नहीं है.